गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज, जहां पर विद्युत चल रहा है। मैं आपको विद्युत इलेक्ट्रिक जो कि भौतिक विज्ञान का पार्ट है, मैं आपको 10वां भाग बता चुका हूं। आज मैं 11वां पार्ट 11 बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ जितने भी बिंदु लिखे हुए हैं उसको मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा आपको, और डिस्क्राइब में भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको भी ध्यान से सुने। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सुने, तो जो पॉइंट लिखा है ये भी तो याद होगा ही होगा। जो मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ वो भी आपको याद हो जाएंगे, जो कि आपको विद्युत मजबूत करेगा। फंडामेंटल विद्युत में पढ़ा रहा हूँ, जो कि नीचे से बिल्कुल लो लेवल से मैं विद्युत पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में जब बिल्कुल आएगा, लेकिन आप नीचे से पार्ट 1 से विद्युत जरूर देखें। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर और जनरेटर में डिफरेंस है, लोग गलत कर देते हैं। जनरेटर को हम लोग डायनामो बोलते हैं। डायनामो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ये विद्युत मोटर कहाँ लगा होता? पंखे में लगा होता विद्युत मोटर। जब पंखे को आप विद्युत ऊर्जा देते हो, प्लग से जोड़ देते हो, पंखे का कनेक्शन कर देते हो, प्लग से कर देते हो, तो पंखे को क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलती है कि नहीं? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। पंखा में जो लगा विद्युत मोटर है, जब उसमें बिजली पहुंचती है, विद्युत ऊर्जा पहुंचती है, तो वो विद्युत मोटर उसको मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और पंखा आपका चलने लगता है। दूसरा पॉइंट, फ्यूज तार की। फ्यूज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फ्यूज, मैं आपको दिखाता हूँ, फ्यूज ला के दिखाता हूँ फ्यूज आपको, ठीक है। अभी मैं आपको मंगा रहा हूँ फ्यूज। कहाँ पर है फ्यूज? बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्यूज। ये है, लोग पूरे के बोलते फ्यूज, पूरा फ्यूज नहीं है। ये आपका कटआउट है। ये चीनी मिट्टी का या प्लास्टिक का बना हो सकता है। ये कटआउट है। इसमें देखिए ध्यान से, ये छोटा सा तार जो लगा है, ये तार, ये फ्यूज तार है, पूरा फ्यूज नहीं है। ये फ्यूज तार ये है, ये तार है, ये तो कटआउट है। इस फ्यूज तार को कटआउट में लगाते हैं। ये है क्या? देखिए फ्यूज तार हमारे जो विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका सुरक्षा के लिए एक युक्ति है, सुरक्षात्मक युक्ति है। कभी कभी घर में हाई वोल्टेज आ गया तो हमारे उपकरण विद्युत परिपथ जल जाते हैं। हमारे उपकरण 220 पे चलते हैं, ज़्यादा आ गया 440 वोल्ट आया, जल जाएगा। जब ये जो फ्यूज है इसको हम ब्लैक बोर्ड में लगाते हैं, तो पहले धारा, जो विद्युत धारा इसमें से हो गुजरती है, यदि हाई करंट आ जाएगा तो ये गल जाता है। ये गल जाता है, और गलने के बाद जब गल जाएगा, टूट जाएगा, तो सर्किट अवरोधन हो जाएगा। तो सर्किट टूट जाएगा और धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी, और आपका जो बोर्ड है, जो विद्युत उपकरण है, वो सुरक्षित रह जाएंगे। सीधी बात है, ये सर्किट से जुड़ा होता है। जब तक सर्किट पूरी नहीं होगी, विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, तब तक धारा आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब हाई वोल्टेज कभी यदि आ जाता है तो ये गलकर टूट जाता है। अब धारा, जो हाई वोल्टेज धारा आई है, वो आगे अंदर नहीं जा पाएगी। जब नहीं जा पाएगी तो आपका जो विद्युत उपकरण है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो फ्यूज तार एक कम गलनांक का मिश्र धातु का तार होता है। मिश्र धातु होती है, ये पहला पॉइंट है। मिश्र धातु होती है, एलॉय होती है। मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का गलित मिश्रण से जो धातु बनती है उसे बोलते हैं मिश्र धातु। मान लिया आपके 3 धातुएं हैं, 1 2 3 धातु हैं, इसको गलाकर मिला दीजिए, मिलाकर भर दीजिए कहीं, तो एक धातु बन गई, तो इसे बोलते हैं मिश्र धातु। तो ये भी मिश्र धातु होती है, कम गलनांक का होता है, गलनांक कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं गलनांक को। गलनांक क्या है वो देख लेते हैं। देखिए गलनांक मतलब जैसे है गलनांक, गल जाता है। कौन गलेगा? गैस गलेगी?
नहीं। द्रव गलेगा नहीं। अरे द्रव तो खुद ही गला हुआ तो वो क्या गलेगा। ठोस गलता है। अतः गलनांक किसका होता है, ठोस का होता है। बहुत छोटी बातें हैं, अच्छे नहीं बता पाते हैं इसको। गलनांक किसका है, ठोसों का गलनांक होता है, क्योंकि ठोस ही गलता है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई ठोस गल जाता है। ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पर गल जाए ना, उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। सभी ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, किसी का क्या, सब अलग अलग होता है। तो ये जो फ्यूज मैंने दिखा रहे हैं आपको, ये तार दिख रहा है, ये कम गलनांक का मिश्र धातु का तार होता है। इसे कटआउट में लगा देते हैं। ये किससे बना होता है, ये भी क्वेश्चन आता। फ्यूज तार किन मिश्र धातु है, तो धातुएं होंगी। किन धातुओं का बना होता है, 2 धातुएं आपके पास होती हैं। सामान्यतः फ्यूज तार टिन तथा शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। टिन का प्रतीक Sn होता है। एक क्वेश्चन ये भी होगा। टिन एक तत्व है। शीशा जिसे बोलते हैं लेड, Pb, टिन तथा शीशे के मिश्र धातु का बना होता है, याद रख लीजिएगा। टिन का प्रतीक Sn है, शीशे का प्रतीक Pb है, और शीशे को हम लेड भी बोलते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। कुछ धातुओं की विद्युत चालकता का क्रम ये है। मैंने आपको कई धातुएं बताई, उनकी विद्युत चालकता का क्रम मैंने आपको पीछे पार्ट में बताया था कि चांदी इस संसार की सबसे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु है। सबसे अधिक चांदी होती है, चांदी, फिर कापर, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम। ये सब के प्रतीक मैंने लिख लिया है। Ag चांदी सिल्वर, Cu कापर या तांबा, Au सोना या गोल्ड, एल्युमिनियम। ये क्रम है। बहुत पूछते हैं क्रम, याद रखिएगा। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछे जाते, ISPCS तक के भी पूछे जाते क्वेश्चन। चलिए अगला मैं बताता हूँ आपका ओम का नियम के बारे में। ओम का नियम है क्या, पहले वो सोच लो। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की, मान लीजिए चालक है आपका, इसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल वगैरह वगैरह, भौतिक अवस्थाएं, रासायनिक की बात नहीं करो, भौतिक अवस्थाएं ना बदले, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। ओम ने बताया था, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था। इन्होंने बताया था, इन्होंने ओम का नियम दिया था। इन्होंने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है, ये चालक है ना, इनके सिरों के बीच जो लगाते हैं विभवांतर, वैद्युत विभवांतर और प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। अर्थात V/I इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है, नियत होता है। फिर से देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा जो अनुपात होता है वो नियत होती है। अर्थात V/I इक्वल टू कांस्टेंट। यही ओम का नियम है। इस नियतांक जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं चालक का वैद्युत प्रतिरोध। चालक का वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, अर्थात जो कांस्टेंट है उसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो एक सूत्र आ गया, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू V/I, वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V/I। V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा। तो जो ओम का नियम है बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। मेटालिक कंडक्टर होने चाहिए, धात्विक चालक होने चाहिए, द्रव चालक नहीं। द्रव चालक पर यह नियम लागू नहीं होता है। द्रव चालक को क्या बोलते मालूम है? द्रव 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य। द्रव विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलिसिस लाइट और विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो द्रव चालक होता है उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य।
इस पर लागू नहीं होता है। केवल धात्विक चालक, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, अधात्विक चालकों के लिए नहीं सत्य है। ओम के नियम से यदि हम V मतलब विभवांतर और I विद्युत धारा में ग्राफ खींच लें तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये V और I में हमने ग्राफ खींचा तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। ये धातु की विद्युत चालकता का क्रम है, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्वर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कॉपर, फिर AU, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, तो फ्यूज तार के बारे में मैंने बताया। आज मैंने कई बिंदुओं में बताया, उसका डिस्क्रिप्शन भी किया। यदि आप ध्यान से सुनेंगे सब याद हो जाएगा, विद्युत आपका फंडामेंटल बहुत मजबूत होगा। ओके, थैंक यू।